इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं, सिर्फ 1 सेकंड लगाएं, 1 लम्हे के लिए वीडियो को रोकें, इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, लाइक को थपथपाएं और यहाँ मेरे साथ रहें। इसलिए नहीं कि ये कहानी चौंका देने वाली है, इसलिए नहीं कि ये ड्रामाई है, बल्कि इसलिए कि ये हकीकी, दर्दनाक हद तक हकीकी है। हर सब्सक्रिप्शन, हर लाइक, हर कमेंट इस चैनल को इस तरह की कहानियां शेयर करने में मदद करता है। खानदानों के बारे में कहानियां जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल नजर आती हैं, लेकिन अंदर से कुछ खामोशी टूट रही है। मोहब्बत के बारे में कहानियां जो रातों रात अफरातफरी में नहीं फटती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी खामोशी से मिट जाती है कि किसी को ये एहसास नहीं होता कि ये खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त होने तक गायब हो रही है। इंतखाब के बारे में कहानियां जिस किस्म के इंतखाब का हम खुद से वादा करते हैं हम कभी नहीं करेंगे, जब तक जिंदगी हमें घेर नहीं लेती, जब तक तन्हाई सरगोशियां करने लगती है, जब तक कि एक आम लम्हा एक अहम मोड़ ना बन जाए, हम उसे कभी वापस नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप गहरी जज्बाती कहानी सुनाने से लुत्फ अंदोज होते हैं तो आखिर तक मेरे साथ रहें, क्योंकि आज रात की कहानी ऐसी है जिसे कबूल करने में मुझे बरसों लगे। मेरा नाम एलिसिया एंड्रिड है और मैं जो शेयर करने जा रहा हूं मेरे लिए ऊंची आवाज में कहना आसान नहीं है। इसलिए नहीं कि ये नामुनासिब है, इसलिए नहीं कि ये हतक आमेज है, बल्कि इसलिए कि ये इस किस्म की सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग अपने अंदर दफन करते हैं, जिस किस्म की सच्चाई के बारे में लोग बात करने से गुरेज करते हैं, इस किस्म की सच्चाई जो खामोशी से खानदानों को तबाह कर देती है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। ये तन्हाई के बारे में, खामोशी के बारे में, इन पोशीदा दरारों के बारे में एक कहानी है जो जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती है, जो कभी मुकम्मल महसूस होती थी। दरारें जो रातों रात जाहिर नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से तकरीबन पोशीदा तौर पर बनते हैं, जबकि आप दिन ब दिन जिंदा रहने में मसरूफ रहते हैं, ये मानते हुए कि सब कुछ ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक ही रात की कहानी है, एक बिल्कुल आम शाम जो इस वक्त हर दूसरी रात की तरह महसूस होती थी। लेकिन जब तक ये ख़त्म हो गया, मेरी जिंदगी में या मेरे बच्चों की जिंदगियों में कुछ भी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि जुमा की शाम थी, छुट्टी नहीं, सालगिरह नहीं, ऐसा दिन नहीं कि कोई कैलेंडर पर चक्कर लगाए, सिर्फ एक और आम जुमा, वो किस्म जो कोई याद छोड़े बगैर गुजर जाती है। रात का खाना मामूल से बाद में था, क्योंकि मैं तवक्को से ज्यादा देर तक काम पर ठहरा था। इस दिन दफ्तर में अफरातफरी मची हुई थी, ईमेल्स का ढेर लग रहा है, डेडलाइन करीब आ रही है, जिम्मेदारियों का मसलसल दबाव इससे कहीं ज्यादा है जो मैं संभाल सकता हूँ। जब मैं आखिरकार इसे घर पहुंचा तो आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, पुरसुकून खामोशी नहीं, बस दूर। मैंने अपना बैग किचन की कुर्सी पर फेंका और अपने मंदिरों को रगड़ा। पहले से ही अपनी आंखों के पीछे सर्द सर का एहसास हो रहा था। रात का मंसूबा आसान था, रात का खाना बनाए, अगर सब ताउन करे तो शायद एक साथ टीवी शो देखें, फिर बस्तर। कुछ खास नहीं, कुछ यादगार नहीं, कम अज कम मैंने यही सोचा था, क्योंकि बाज़ औकात जो रातें सबसे ज्यादा आम लगती हैं वो खामोशी से सब कुछ बदल देती है। इस वक्त इस घर में हम तीनों ही रहते थे, मैं, मेरी बेटी एलिना और मेरा बेटा जॉनथन। बाहर से हम एक आम खानदान की तरह लग रहे थे। हमने खाना बांट लिया, हम एक ही छत के नीचे रहते थे, हमने एक ही आखिरी नाम रखा। लेकिन अगर आपने करीब से देखा तो आपको फासला नजर आएगा। मैं एक अकेली माँ थी जो मेरी शादी के टूटने के बाद 2 बच्चों की परवरिश करने की कोशिश कर रही थी, और जब मैंने जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की, ऐसे लम्हात थे जब ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी ऐसी चीज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले ही टूटना शुरू हो चुका था। एलिना इस वक्त 16 साल की थी, होशियार, तेज,
इस शदीद जिद्दी अंदाज में नौजवान अक्सर होते हैं। बाहर से वो मजबूत, जज्बाती तौर पर अछूत लग रही थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी से बेहतर जानता था। मैं जानता था कि वो चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करती है, और रास्ते में कहीं वो जान गई थी कि जिंदा रहने का सबसे महफूज तरीका उन एहसासात को तंज, रवैया और खामोश बगावत की दीवार के पीछे छुपाना है। वो शाज और नादिर ही इसके बारे में बात करती थी कि इसके सर के अंदर क्या चल रहा है। इसके बजाय इसने आंखें घुमाई, अपने बाजुओं को अबूर किया और दिखावा किया कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन माए इन मास्क के जरिए देख सकती है, यहां तक कि जब उनके बच्चों को यकीन हो कि वो पोशीदा है। जॉनथन 12 साल का था, अभी भी इतना छोटा था कि दुनिया को तजस्सुस से देख सकता था। इसने मुसलसल सवालात किए, कभी संजीदा, कभी मुज़हका खेज। सुपर हीरोज कैप क्यों पहनते हैं? लोग क्यों कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी इसका पीछा करता है? और इसका ज़ाती पसंदीदा, क्या बालिगों को हकीकत में मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, या वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? वो नर्म मिजाज, सोचने वाला था, इस किस्म का बच्चा जिसने महसूस किया कि जब कोई और उदास था, इस किस्म का बच्चा जिसने आपको थोड़ा सख्त गले लगाया जब उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। और अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारे खानदान के बारे में इससे ज्यादा समझ गया है जितना मैंने कभी महसूस किया था। इस जुमा की रात हम खाने की मेज के इर्द गिर्द जमा हुए, कम अज कम जिस्मानी तौर पर। जज्बाती तौर पर हम भी मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए थे। एलिना अपने फ़ोन के जरिए स्क्रॉल कर रही थी, बमुश्किल ऊपर देख रही थी। जॉनथन ने अपने पास्ता की प्लेट को इस तरह देखा जैसे इसमें जिंदगी के सबसे बड़े असरार के जवाबात हों, और मैं काम से थक कर उनके पास बैठ गया और अपने ही ख्यालों में खो गया। चंद मिनटों के लिए कमरे में सिर्फ कांटे की प्लेटों से टकराने की आवाज़ें और रेफ्रिजरेटर की खामोश आवाज़ थी। फिर आखिरकार जॉनथन ने खामोशी तोड़ी। माँ, इसने अपने खाने की तरफ मुँह करते हुए आहिस्ता से कहा। हाँ, जब भी पास्ता बनाते हो तो इसका जायका मुख्तलिफ क्यों होता है? मैंने पलकें झपकाई। आपका क्या मतलब है? इसने सोच समझकर अपने कांटे के गिर्द नूडल घुमा दिया। कभी कभी ये नमकीन होता है, कभी कभी ये एक किस्म की नरम होती है, कभी कभी ये वाकई अच्छा होता है। मैंने एक छोटी सी मुस्कुराहट पर मजबूर किया। इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। वो गैर मुतासिर नजर आ रहा था। मेज के इस पार एलिना ने ड्रामाई अंदाज में आंखें घुमा ली। जॉनथन ने झकाया। एलिना अपनी सांसों के नीचे कुछ बड़बड़ाई। मैंने बिल्कुल नहीं सुना कि इसने क्या कहा, लेकिन लहजा तेज मुस्तरद करने वाला था। तो में बहस शुरू हो गई। पहले ये एक छोटा सा तबसरा था, एक तंजिया जवाब। फिर एक और वक्त से पहले वो दोनों मीज पर झगड़ रहे थे, ना कि चंचल छेड़छाड़, न बेजरर बहन भाइयों के लतीफे, बल्कि गुस्से में थके हुए जज्बाती अल्फाज। जॉनथन ने एलेना पर हमेशा बरतर अदाकारी करने का इल्जाम लगाते हुए जवाबी फायरिंग की कि वो नाराज है, और बचकाना आवाजें जैसे मैंने कमरे में घनी आवाजें निकाल दी। वहां जिस्मानी तौर पर मौजूद है, लेकिन जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर कहीं और। बिलों के ढेर लग रहे थे, काम लामतना ही महसूस हुआ, और मेरी तलाक की बाज़गश्त अब भी उन तरीकों से टिकी हुई है जिनका मैंने पूरी तरह से सामना नहीं किया था। रास्ते में कहीं मैं अपने ही घर में पोशीदा महसूस करने लगा था, लिहाजा दलील में कदम रखने के बजाय मैं अपने फ़ोन तक पहुंचा। इसलिए नहीं कि मुझे किसी भी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि बाज़ औक़ात खलफशार तसादुम से ज़्यादा आसान महसूस होता है। और यही वो लम्हा था जब उसने मुझे मारा, एक एहसास जिसने मेरी तवक्को से ज़्यादा सख्त मारा। हम वाकई अब रात का खाना खाने वाले ख़ानदान नहीं थे। हम एक ही मीज़ पर सिर्फ 3 लोग थे जो मुकम्मल तौर पर अलग अलग जज्बाती दुनिया में रहते थे। रात के खाने के बाद चीज़ें सिर्फ खराब हो गई। जॉनथन और एलेना ने अपनी दलील को कमरे में मुंतकिल कर दिया।
इस बार मौजू बिल्कुल मुज़हका खेज था। सोफे पर बेहतरीन जगह, आवाजें बुलंद हुई, इल्जामात की बौछार शुरू हो गई, और आखिर में मैं बोला। काफी मेरी आवाज मेरे इरादे से ज्यादा तेज निकली। वो दोनों जम गए, तुम दोनों रुक गए। एलिना ने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने उसे ज़ाती तौर पर धोखा दिया हो। आधे सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर वो उठ खड़ी हुई, दालान में धावा बोल दिया और अपने सोने के कमरे के दरवाजे को इतनी जोर से मारा कि दीवारें हिल गईं। जॉनथन अपने बाजुओं को मजबूती से पार करते हुए सोफे में धंस गया। उसका निचला होंठ हल्का कांप रहा था, लेकिन उसने उसे छुपाने की कोशिश की, और इसी लम्हे मेरे सीने में कोई भारी चीज जम गई। गुस्सा नहीं, मायूसी नहीं, कुछ बदतर, खामोश एहसास कि मैं अपने खानदान को अब साथ नहीं रख रहा था। मैंने बमुश्किल अपने आप को इकट्ठा रखा था। इस रात के बाद मैंने जॉनथन को बिस्तर पर टकाया। उसने मुझे मामूल से ज्यादा सख्ती से गले लगाया, किसी बच्चे की तरह सुकून की तलाश में नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स की तरह जिसने महसूस किया कि कोई अहम चीज फसल रही है। मैंने उसकी पेशानी को आहिस्ता से चूमा। शब बखैर दोस्त, शब बखैर माँ। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला तो मुझे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे मैं उन तरीकों से नाकाम हो रहा था जो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, ना सिर्फ एक माँ के तौर पर बल्कि एक शख्स के तौर पर। कोई ऐसा शख्स जो अब नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी में कहाँ फिट है। घर के बाद खामोशी थी, भारी किस्म की खामोशी जो पुरामन महसूस करनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय घटन महसूस हुई। मैं किचन में अकेली बैठी थी। शराब का आधा गिलास काउंटर पर पड़ा। बल खामोश इल्जामात की तरह मेज पर बिखरे हुए थे। रेफ्रिजरेटर हंसता से गुनगुनाया। दीवार की घड़ी धीरे धीरे टिक रही, हर सेकंड आखिरी से ज्यादा बुलंद आवाज में। और उस खामोशी में मेरी तलाक के बाद से मैंने जो तन्हाई बर्दाश्त की थी, उसने आखिरकार मुझे पकड़ लिया कि मेरा साबिक शौहर कार्लोस हमेशा जालिम नहीं था। एक वक्त था जब वो दिलकश, तवज्जो देने वाला, उस किस्म का साथी था जिसके साथ आपने बूढ़े होने का तसव्वुर किया था। लेकिन लोग बदल जाते हैं, या हो सकता है कि वो सिर्फ ये जाहिर करें कि वो वाकई कौन थे। उसकी धोखाधड़ी ने सिर्फ हमारी शादी खत्म नहीं की, उसने हमारा घर तोड़ दिया, मुझे अपनी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े करके दोबारा बनाने पर मजबूर किया। मैंने अपने आप को बताया कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं वाकई उस पर यकीन करता था। लेकिन उस रात अकेले बैठकर मुझे एहसास हुआ कुछ दर्दनाक जख्म कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। वो महज मामूलात, जिम्मेदारियों और थकन के नीचे छपे हुए थे। फिर अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। सिर्फ एक इत्ला, एक नाम स्क्रीन पर आहिस्ता से चमक रहा है। डेविड। मेरा सांस अटक गया। डेविड एक बार कोई अहम शख्स था। वो शख्स जिसने मेरे स्याह तरीन दिनों में सुना, वो जिसने महसूस किया जब मैंने पोशीदा महसूस किया, वो जो खामोशी को समझता था क्योंकि वो अपने अंदर रहता था। मैंने महीनों से उससे बात नहीं की थी, तो अब क्यों, आज रात क्यों, ऐन लम्हे में मुझे सबसे कमजोर क्यों महसूस हुआ। मेरी पहली जिबलत अपने आप को बचाने के लिए पैगाम को नजरअंदाज करना थी। लेकिन तन्हाई ताकतवर है। ये आपको किसी भी ऐसी चीज की तरफ खींचता है जो गर्मजोशी की तरह महसूस होती है, कोई भी चीज जो ताल्लुक की तरह महसूस होती है, कोई भी चीज जो आपको याद दिलाती है कि आप अभी भी जिंदा है। और जब मैंने स्क्रीन पर उसके नाम को देखा तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं जो फैसला करने वाला था वो खामोशी से बदल जाएगा।